सीएम गहलोत का दावा, राज्य में सत्ता विरोधी माहौल नहीं। सरकार विरोधी लहर या कह दीजिए लोगों की भावना पैदा हो जाती है 2-2.5 साल के बाद में। इस बार इनके लोग भी प्राइवेटली ही कहते हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। गहलोत का दावा, बीजेपी 3 साल में सत्ता विरोधी लहर नहीं पैदा कर पाई। जो इनका एजेंडा है उसको इनको आगे बढ़ाना है। कैसे सरकार को बदनाम करो, झूठा बदनाम करो। डोटासरा ने कहा, बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं बना पाई माहौल, रीट को दे रहे हैं बेवजह तूल। जो मुद्दा नहीं होके भी उसको मुद्दा बना करके जिस प्रकार का षड्यंत्र उन बेरोजगारों को नौकरी देने नहीं देने का जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये इनका जो कृत्य है वो निंदनीय है। डोटासरा बोले, जब मुद्दे नहीं होते तो नॉन इशू को इशू बनाए जाते हैं। नॉन इशू को इशू बना करके और केवल ये बताना है कि हमारी एग्जिस्टेंस है राजस्थान में। प्रदर्शन में सतीश पूनिया को धक्के से गरमाई सियासत। पूनिया ने कहा, 2023 में कांग्रेस की विदाई का कारण बनेगा धक्का। नॉन इशू बनाम धक्का पॉलिटिक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। विपक्ष का उत्साह बेवजह नहीं है। 3 साल में ये शायद पहला मौका होगा जिसमें उंगली सिर्फ राज्य सरकार पर उठती है, वरना महंगाई बेरोजगारी पर जब जब विपक्ष ने हमला बोला तो उंगलियां केंद्र सरकार पर भी उठा दी जाती थीं। सरकार कह रही है कि चूंकि 3 साल में सत्ता विरोधी माहौल नहीं बन पाया तो भाजपा बेचैनी में नॉन इशू को इशू बनाने पर उतर आई है। भाजपा कहती है कि सरकार की हठधर्मिता उसे ले डूबेगी, हमको नॉन इशू को इशू बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस बीच वो धक्का भी चर्चा में है जो भाजपा के घेराव के दौरान दिखाई दिया। भाजपा कहती है कि धक्के से चल रही सरकार धक्के से ही चली जाएगी, यानी माहौल में सियासत करीब करीब उतनी ही घनी हो गई है जितनी चुनाव के इर्द गिर्द जाकर हुआ करती है। आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर हम बात करेंगे कि नॉन इशू को इशू बनाकर कुर्सी हथियाने की जुगत हो रही है क्या? घेराव में लगा धक्का 1.5 साल बाद कितना असर दिखाएगा? और चुनाव से बहुत पहले चुनाव का माहौल बन जाने के क्या मायने हैं? वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया मेरे साथ स्टूडियो में हैं। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनीता भदेल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आरसी चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी साहिबान का। आरसी चौधरी जी, आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, सत्ता के विरोध का कोई माहौल नहीं है, केवल विपक्षी पार्टी ऐसा करने की नाकामयाब कोशिश कर रही है। इस दावे के या इस अनुमान के आधार क्या हैं? चौधरी जी। निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हटा के जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस सरकार बनने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री ने जो जनता के सामने हमारे प्रदेशाध्यक्ष के समय में जो 501 वादे किए गए थे, जो हमारा जन घोषणा पत्र था, उसे सरकार ने संकल्प पत्र बना के हमने प्रतिवर्ष सरकार के हर वर्ष गांठ पे हमने जनता के सामने वो मुद्दे रखे कि हमने आपके आयाम कितने सफल किए। इस दौरान 2 वर्ष कोविड महामारी के दौर में गुजरे। इस दौरान हमें जो ऑक्सीजन हमारे जो राजस्थान के लोगों को चाहिए थी और पड़ोसी राज्यों से भी जो पेशेंट यहाँ पे निःशुल्क दवा योजना थी, तमाम स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर बंदोबस्त माकूल थे। लोगों को चाहे यहाँ पे लेके आना हो, चाहे यहाँ पे किसी दूसरे राज्य के लोग हो उन्हें भेजना हो, या पूरे देश के अलग अलग हिस्से में राजस्थान के लोग हों उन्हें वापस बुलाना हो, माननीय मुख्यमंत्री और सरकार की संवेदनशीलता के साथ में हमने तत्परता के साथ में काम किया। 450 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमने हर वर्ग के सामाजिक संगठनों के साथ में, विपक्षी दलों के साथ में, सबके साथ में संवाद किया और राजस्थान के अंदर मोर्चा बना। कोविड को लेके ना हमने ताली बजाई ना हमने थाली बजाई, हमने लोगों को दवा दी। हमें ऑक्सीजन चाहे उड़ीसा से लानी पड़े, चाहे हमें पश्चिम बंगाल अलॉट किया, और राजस्थान की जो ऑक्सीजन थी, जो भिवाड़ी की ऑक्सीजन थी, वो हरियाणा जा रही थी, लेकिन हम लोगों के लिए लेके आए, हमारे लोगों का जीवन बचाया।
उसके बाद में युवाओं का चाहे नौकरी देने का मामला हो, 1 लाख हमने सरकारी नौकरी दी। अगर कोविड का दौर नहीं होता तो राजस्थान में और प्रचुर नौकरियां दी जाती। हमने हर व्यक्ति को संबल और सहारा देने का काम किया। हमारा किसान है, आज 3 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य आता है। एक किसान को 12,000 रुपए प्रति वर्ष, 1,000 रुपए प्रति माह किसान मित्र मुख्यमंत्री योजना के तहत हम दे रहे। ठीक है, समाज के हर वर्ग को हमने छूने का प्रयास किया, उसे राहत अनीता देने बघेल का जी, प्रयास किया। ठीक है चौधरी साहब, आता हूँ चुनाव आपके में पास, वापस जनता आता पूरा हमें हूँ आशीर्वाद वापस दिया। आपके पास। ठीक, अनीता बघेल जी, क्या ये कहना गलत है कि रीट का मामला जो 3 साल बाद, सरकार के 3 साल निकल जाने के बाद जो अभी चर्चा में है, उससे पहले के जो मामले थे वो सभी इस तरह के मामले थे जो किसी वर्ग विशेष को प्रभावित नहीं कर रहे थे, जैसे यह छात्र वर्ग है, बेरोजगारों का वर्ग है रीट से जुड़ा हुआ, उस तरह का मामला नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे मुद्दे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये सब वो बातें थी जो भले ही आप राज्य सरकार के ऊपर इनकी तोहमत मढ़ें, लेकिन उंगलियां घूम करके केंद्र सरकार की तरफ चली जाती थी। अनीता बघेल जी। जेपी शर्मा जी, आप स्पष्ट नहीं पूछ रहे कि आपको क्या पूछना है, पर फिर भी मैं जितना समझ पाई हूँ आपको जवाब देती हूँ। हाँ, नहीं मत दीजिए जवाब, मैं पहले स्पष्ट पूछ लेता हूँ। अनीता जी सुनिए, आप स्पष्ट पूछवाना चाह रही है ना, तो इससे ज़्यादा स्पष्ट और क्या होगा। मैंने आपसे सीधा ये पूछा कि इससे पहले के मुद्दे जो आपने उठाए, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे केंद्र सरकार के पाले में जाते थे, केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठते थे। ये मुद्दा जो रीट का मुद्दा है, इसमें केंद्र का कोई लेना देना चूंकि नहीं है, इसलिए आप इसमें मुखर होकर, प्रखर होकर और पूरी इंटेंसिटी के साथ इस मुद्दे पर मैदान में उतरे हैं। ये पूछा है मैंने आपसे अनीता जी। शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो सारे मुद्दे ही मुखर होकर के ही उठाए हैं। अच्छा। लेकिन 2 साल का कोविड का पीरियड था, आप और हम सब भी बहुत अच्छे से जानते थे कि कोविड में इकट्ठा होने की मनाही थी। हमने हर समय पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम किया है। इसका मुद्दा ही नहीं है। जिस समय किसानों की सब्सिडी बंद की गई, वो मुद्दा भी हमने उठाया था। और बिजली के जो दाम बढ़ाए थे कांग्रेस सरकार ने, फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया था, है ना, उसको लेकर के भी हमने मंडल स्तर पर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए। पूरे राजस्थान भर में ये आंदोलन हुआ और हर स्तर पर, हर मंडल स्तर पर, मैं मंडल का मतलब है जिले में भी, विधानसभाओं में भी, टुकड़ों पर ये आंदोलन हमने किया था और उसकी पूरी गूंज विधानसभा में और पूरे राजस्थान में थी। तो ये नहीं कहेंगे ये महंगाई से जुड़ा हुआ ही मुद्दा था, बिजली का मुद्दा जो हमने उठाया था, ये किसानों से जुड़ा हुआ ही मुद्दा था जो हमने उठाया था, कर्ज माफी नहीं करने का। और तो और कर्ज माफी तो की नहीं, साथ में जो किसानों को 1,000 बिजली की सब्सिडी मिलती थी वो भी खत्म कर दी सरकार ने। और अब आरपी चौधरी जी कह रहे हैं कि हमने किसानों की सब्सिडी शुरू करी है। तो भैया 3 साल से जो बंद की थी, क्या वो भी दे रहे हो क्या किसानों को? अब आपने 3 साल बाद में वापस शुरू किया और अब वाहवाही ले रहे हो, 2 साल तक ही दोगे। तो 3 साल कार्यकाल का 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष में से आप 2 साल दे रहे हो, 3 साल आप उसको रोक करके बैठ गए। तो उस समय क्यों रोका था आपने, जब देना ही था तो? लेकिन लास्ट के अंतिम वर्ष में आपको चूंकि गवाही लेनी है और ये बताना है कि हमने किया है, पर किसान तो पहले से ही जानता है ये सब्सिडी तो कांग्रेस ने आकर के बंद की है, तो नया क्या दिया है किसान को। इसलिए रीट का मुद्दा भी वास्तव में छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और न केवल छात्रों से बल्कि उनके परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग प्रभावित हुए इस रीट की धांधली से, रीट के भ्रष्टाचार से। इस कारण से ये मुद्दा वास्तव में कांग्रेस कैसे कह सकती है कि ये मुद्दा नहीं है। 1 करोड़ लोग प्रभावित नहीं हुए इस मुद्दे से। क्यों अशोक गहलोत को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी? क्यों जालोरी को उसको पद से हटाना पड़ा? क्यों किया ये? आप उन लोगों को सबको पकड़ते और पकड़ करके और फिर आप उनको सजा दिलाते और बाकी के लोगों को पोस्टिंग करते हैं, परंतु आपको पता है कि बहुत आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी एसओजी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आरसी चौधरी साहब, भाजपा लगातार इस बात को उठा ही रही है ना कि ये अगर नॉन इश्यू है तो फिर इश्यू क्या है? पेट्रोल डीजल ही इश्यू है क्या? केवल किसानी इश्यू है क्या? या चाइना पाकिस्तान की बात इश्यू है, जिसके बारे में अगर केंद्र बात आप करें तो आप ये कहते हैं कि यहाँ की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करिए, मेरे गांव की, मेरे शहर की बात करिए, आप चाइना पाकिस्तान पर पहुंच जाते हैं। वो सब इश्यू है तो ये इश्यू क्यों नहीं है चौधरी साहब? ठीक बात कर, मुद्दा सिर्फ महंगाई का ही नहीं, अगर ये मुद्दा होता जिसकी बात ये कर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पे भी अगर देश में विपक्ष का काम करने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। अगर ये मुद्दा होता तो हमें कांग्रेस से सीखना चाहिए था। 45,000 का खनन घोटाला किया था, केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में इनकी सरकार थी। हमारे तत्कालीन जो प्रदेशाध्यक्ष थे
और नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में 100 किलोमीटर की पदयात्राएं की और 45,000 करोड़ की जो खाने थी उनको हमने निरस्त कराया। ये कमिटमेंट होता है, इन्हें ओछी राजनीति से बाहर जाना चाहिए। इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एसओजी सही दिशा में जांच कर रही है। इनके पास में जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे पेपर लीक हुए, केंद्र की सरकार ने जो एनटीए का गठन किया उसमें पेपर लीक हुए। इन्होंने कहीं पे सीबीआई की जांच कराई हो तो ये बताए। एसओजी बेहतरीन काम कर रही है और बेहतरीन कानून लाने का प्रयास कर रही है। ये चाहती है कि किस प्रकार से जो इन्होंने इनके राज्य में इनके द्वारा शासित राज्यों में या इनके कार्यकाल में अगर गड़बड़ियां हुई तो आपके कार्यकाल में हुई ये गड़बड़ी उससे जस्टिफाई हो जाती है क्या? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये पदयात्राएं की और न्याय दिलाया, तो ये क्या कर रहे हैं सड़कों पर अभी? ये जो संघर्ष कर रहे हैं उसका नाम संघर्ष नहीं है क्या अगर वो संघर्ष था तो? तीसरी बात, जिस मुद्दे से प्रदेश की 7 करोड़ 7.5 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ लोगों को आपने खुशियां देने का दावा किया था जब परीक्षा करवा रहे थे तब, तो अब आप ये क्यों नहीं मानते इस बात को कि वही सारे लोग निराश भी होंगे, वही सारे लोग परेशान भी होंगे, भाजपा उठाए ना उठाए इस मुद्दे को, उसको पॉलिटिकल माइलेज मिले ना मिले, लेकिन ये नॉन इश्यू कैसे हो जाता है? जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से जब हमने रिटोत्सव की बात कही तब इन्होंने कहा था 26 लाख लोगों की परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकता, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, लोगों की लूट हो जाएगी। समाज सेवी संगठन संस्थान तमाम जो लोग हैं उन्होंने मिलकर प्रशासन के साथ में उस सफल आयोजन किया। लेकिन जिस एक जगह से पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता की, जब जांच और तय तक जाए, उन लोगों का भविष्य ना खराब हो और जो बात ही हम तुरंत वापस उसकी भर्ती करा सके, इसलिए उन्हें परीक्षा निरस्त की और उन्होंने घोषणा की कि हम 62,000 नई भर्तियां निकाल रहे हैं ताकि राजस्थान का युवा इनके माध्यम से आए। क्योंकि जो प्रतिभावान छात्र है निश्चित रूप से उसको दुख हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रतिभा कभी रुक नहीं सकती और वो छात्र पुनः परीक्षा देंगे और राजस्थान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर 26 लाख लोगों में से निराशा होती तो भारतीय जनता पार्टी के 2,000 लोग प्रदर्शन में उनके कार्यकर्ता थे, वो युवा क्यों नहीं दिखे? 100 युवा उसके अंदर नहीं दिखे जो उसके आंदोलन में शामिल होते। अच्छा, वाह चौधरी साहब, कितना बढ़िया आकलन है आपका। अच्छा, निराशा नहीं है, रीट की जो परीक्षा रद्द हुई उससे उन परीक्षार्थियों को, सफल परीक्षार्थियों को, शुभा में जी रहे असफल जो परीक्षार्थी रहे उनको, उनके परिवारों को कोई निराशा ही नहीं हुई। बहुत बेहतर, मैं आता हूँ आपके पास वापस। लेकिन अवधेश को दिया जो मैंने अनीता बघेल जी को सवाल किया था, जब आपका जो एक अफेक्टेड ग्रुप होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जब होता है ना, एक विशेष वर्ग जब होता है, तब निश्चित तौर पर कोई भी आंदोलन बड़ा होता है और अपने आप खड़ा होता है। ये स्थितियां जो बनी हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और कोविड मैनेजमेंट, जिसको लेकर लगातार केंद्र सरकार पर भी हमले होते रहे, भाजपा को ये मौका मिला जिसमें एक बड़े वर्ग को वो अपने पीछे खड़ा कर सकती है। वो कितना खड़ा कर पाई, कितना खड़ा नहीं कर पाई, कैसे रेट किया जा सकता है इसको? जेपी जी, देखिए, कोई भी जो राजनीतिक दल होता है, खासतौर पर जब विपक्ष में होता है, किसी भी मुद्दे पर जब आंदोलन करता है वो प्रभावी तभी होता है वो जब जन आंदोलन बन जाता है। जो भी प्रभावित वर्ग है वो यदि इससे जुड़ जाता है, उसका कनेक्ट हो जाता है, तो वो एक बड़ा आंदोलन बन जाता है और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत प्रभावी होता है। जहां तक रीट का सवाल है, निश्चित रूप से करीब 1 करोड़ लोग इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो इतने बड़े लोगों का मुद्दा था, भाजपा को लंबे समय बाद ऐसा मुद्दा मिला है जो इतने लोगों से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब इसकी गड़बड़ियां सामने आई, भले ही वो किसी नेता ने उठाई हो, पार्टी ने उठाई हो, जब गड़बड़ियां सामने आई और मुख्यमंत्री ने इसको लेवल 2 की एग्जाम को रद्द करने की घोषणा कर दी, तो मेरे हिसाब से ये जो मुद्दा है वो वेंटिलेटर पर जा चुका है। अब भाजपा इसको जीवित रखने का प्रयास कर रही है और इसमें एक चीज जोड़ने का प्रयास कर रही है कि इस पेपर लीक में जो सरकार में शामिल लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब इसको कितना लंबे समय तक कर पाती है, क्योंकि 6-8 महीने में दोबारा से परीक्षा होकर नियुक्तियां हो जाएंगी, तो जो लोग प्रभावित हैं इससे उनका असर तो उनके दिमाग में जो असर है वो तो समाप्त हो जाएगा वहां पर। तो क्या लोगों पर वो असर छोड़ पाएंगी? क्या चुनाव आते आते करीब 2 साल बचे हुए हैं, वहां तक इस बात को जिंदा रख पाएंगे लोगों के दिमाग में कि जो पेपर लीक हुआ वो सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार में शामिल लोग उसमें शामिल थे? यदि ऐसा कर पाती है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा और कांग्रेस को उसका नुकसान होगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है जी, पिछले 3 साल में रीट का मुद्दा सबसे बड़ा है जिसने सरकार की छवि पर बड़ा डेंट लगाया है। तो विपक्ष में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी भी है और उनको ऐसा करना ही चाहिए। इसको नॉन इश्यू कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इश्यू है बिल्कुल। और यदि इसको इस तरह से नहीं उठाया गया होता तो परीक्षा भी रद्द नहीं होती और इतने लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं होती।
अनिता बघेल जी, जो बात अवधेश आकोदिया जी ने कही उसके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि जब आम आदमी के अंदर से आवाज़ आती है ना, जैसे 2013-14 में 11-12-13 के आसपास भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना हुआ था, भले ही जो उस वक्त मुकदमे दर्ज हुए जिनकी वजह से वो माहौल बना, उनमें बाद में कुछ निकला नहीं निकला, लेकिन उस वक्त माहौल बना हुआ था, इसलिए अन्ना हजारे नाम के एक आदमी के पीछे लाखों लोग खड़े हो गए। ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें करीब करीब हर घर का दूसरे तीसरे चौथे घर का आदमी या वो परिवार इससे प्रभावित हुआ है। लोग बाहर निकल कर नहीं आए, इसलिए सिर्फ भाजपा का आंदोलन बनकर रह गया। ये कहना कैसे गलत है, कैसे सही है, बघेल जी? शर्मा जी, देखिए, भाजपा का आंदोलन नहीं है। यदि भाजपा का आंदोलन ही होता तो उस दिन जो ट्विटर पर, फेसबुक पर और इतने युवाओं ने डाला है, इतने युवाओं ने ये सब चीजों को डाला, वो नहीं होता। वो तो नहीं थे, लेकिन वो डाल क्यों रहे थे? क्योंकि वो उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसको भाजपा ने सबके सामने लाके रखा है। इसलिए ये जनता का मुद्दा है और जन ने इसको निकाला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आरबी चौधरी जी कह रहे हैं कि सफल आयोजन किया। भाई, सफल था आयोजन तो निरस्त कैसे हो गया? और सफलता के क्या मापदंड है? मतलब आप रीट का पेपर लीक हो जाना, ये सफलता का मापदंड है क्या? मतलब आप क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं? आप समझ नहीं रहे कि आपको कहना क्या और क्या नहीं कहना है, पर आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। जब ये सफल हुआ तो निरस्त क्यों की और मुख्यमंत्री जी ने? और जो बात कह रहे हैं हम, जो एसओजी की जांच की जो बात हम लोग कह रहे हैं, वो सीबीआई की जो जांच की जो बात हम लोग कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात सही है कि यदि रीट का पेपर अपने शिक्षा संकुल से ताले से खुल करके और लीक हुआ है तो चाबी किसके कहने पर दी गई? चाबी तो ऐसे ही किसी आदमी को ऐसे वैसे को नहीं कहने से दी जाती है। तो बड़े ठीक है, किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ और नए तथ्य संभवतः दिए हैं एसओजी को, और उनसे क्या निकलता है ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। चौधरी साहब, आप कह रहे थे कि 1000-2000 आदमी बमुश्किल इकट्ठे हुए। भाई ज़रा ये भी समझाइए कि आप उन जयपुर शहर के पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं जो 1000-2000 की भीड़ को नहीं संभाल पाए? जयपुर में 13-13 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, दिन भर पूरे जयपुर का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, मात्र 1000-2000 की भीड़ की वजह से। चौधरी साहब, जो जयपुर की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय से लेके जिस रास्ते से वो गुजरी थी, आप जानते हैं कि वो तो बिना किसी आंदोलन के भी वहां पे, वो तो कह रहा हूँ चौधरी साहब कि ये मशीन तो आप लोगों के पास ही है जिसके लेंस बदल जाते हैं जब विपक्षी पार्टी कुछ और करती है। आप जब आंदोलन करते हैं, ये जब आंदोलन करते हैं तो अलग अलग चश्मे से देखा जाता है उसको। हम तो ये कह रहे हैं कि जयपुर शहर में इतना लंबा चौड़ा आयोजन था ही नहीं, तो पूरे शहर का यातायात कैसे ठप हो गया? वो लाइव दिखाया गया। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी जो अवधेश आकोदिया जी ने जो बात कही थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। आंदोलन वो होता है जो जनता उसमें शामिल हो। अगर उसके अंदर परीक्षार्थी, अभ्यर्थी अगर शामिल होते तो निश्चित रूप से लगता है कि वो सरकार के खिलाफ में, सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम मोर्चे, तमाम अग्रिम संगठन, राष्ट्रीय महासचिव, सब लोग जो किरोड़ी मीणा जी कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाके प्रेस वार्ता नहीं कर पाए थे, उन्हें अरे ऐसा होता तो चौधरी साहब आपकी महंगाई रैली में जो कि दिल्ली के लिए जयपुर में की गई थी उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई नहीं देते, सिर्फ आम आदमी भी दिखाई देता। तो क्या महंगाई का मुद्दा नहीं है क्या? महंगाई का इश्यू नहीं है क्या? महंगाई का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ नहीं है क्या? अवधेश आकोदिया जी, जो सबसे बड़ा तर्क बार बार दिया जा रहा है सीबीआई जांच को लेकर कि सीबीआई के पास पहले से जो मामले गए हैं उनका ही कुछ नहीं हुआ, तो अब नया मामला देकर क्या करें? अगर ये तर्क काम करता है तो मुझे ज़रा ये समझा दीजिए कि फिर पुलिस थानों को क्यों ना थोड़े दिन के लिए आराम दे दिया जाए कि भाई पहले से इतने लाखों केस आपके पास लंबित हैं, जांचें लंबित है, वही नहीं हो पा रही, नए केस आपको देकर क्या करेंगे? न्यायालयों को भी थोड़ा सा राहत दी जानी चाहिए कि भाई आप लोग क्या करेंगे जब इतने करोड़ों की संख्या में, पूरे देश में तो करोड़ों की संख्या में मामले लंबित होंगे, उसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं, नए फैसले, नए मुकदमे लेकर क्या करेंगे? अस्पतालों में जो मरीज हैं उनकी तीमारदारी नहीं हो पा रही है सरकारी अस्पतालों में, नए मरीज भर्ती करने के लिए जगह नहीं है, थोड़े दिन के लिए उनको भी बंद करना चाहिए। अवधेश आकोदिया जी। बिल्कुल जेपी जी, देखिए कोई भी जो एजेंसी होती है, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो सेंटर की है, वो सरकार की होती है, वो किसी पार्टी की नहीं होती है। आप अपने पॉलिटिकल हितों को साधने के लिए किसी पॉलिटिकल मोटिव के साथ किसी एक एजेंसी को नकारते हैं और दूसरी एजेंसी से उसकी जांच करवाना चाहते हैं, मुद्दा चाहे कोई भी हो, तो इससे जो एजेंसी की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन होती है। और अल्टीमेटली सरकारें तो बदलती रहती हैं, एजेंसी वही काम करती है। जिस एसओजी पर भारतीय जनता पार्टी अब सवाल उठा रही है, क्या उनकी सरकार आने के बाद
इस तरह के जितने भी मामले होंगे, क्या उनकी जांच आप सीबीआई से कराएंगे? और जब केंद्र में दूसरी सरकार थी तब आप सीबीआई पर उंगलियां उठाते थे। जब थी जिनकी सरकार तब 15-15, 20-20 दिन के महीने भर के आंदोलन देखे हैं ना हमने मुद्दों को लेकर। इस तरह की चीजें आप जब आरोप लगाते हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव को लेके, तो एजेंसी की जो विश्वसनीयता है वो कम होती है। जो लोग उसमें काम करते हैं वो भी हतोत्साहित होते हैं और लोगों की नजरों में भी उसकी जो साख है वो कम होती है। सवाल यहां पर यह है कौन सी एजेंसी जांच कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं क्या उनको जांच में रखा जा रहा है या उनको सिरे से खारिज किया जा रहा है। यदि उन तथ्यों के आधार पर जांच चल रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो जांच सही है। अब सिर्फ इसलिए कि आपको ऐसा लगता है कि इसमें सरकार में शामिल लोग इन्वॉल्व हैं पेपर लीक में, तो उनको सीबीआई पकड़ सकती है, इसलिए सीबीआई को आप जांच देना चाहते हैं। और आप ये कह के सीबीआई जांच से बचना चाहते हैं, जो सरकार है खासतौर पर, कि जो पहले से मामले हैं उनका आप हश्र देख लीजिए किस तरह का है। मेरे हिसाब से दोनों का रवैया ठीक नहीं है। इस बीच जो पेन ड्राइव एसओजी के पास पहुंची है, किरोड़ी लाल मीणा के पिटारे से निकली है, उसमें से क्या क्या कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, इस पर सबकी नज़रें फिलहाल टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम,